चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन कराया था, लास्ट वाला फॉल्टी थर्मोमीटर वाला, और उसका कॉन्सेप्ट बता दिया था। मैंने कहा था कोई भी फॉल्टी थर्मोमीटर हो या सही थर्मोमीटर हो, रिलेशन हमेशा वैलिड रहता है। वो जो रीडिंग माइनस एल एफ पी अपॉन यू एफ पी माइनस एल एफ पी कॉन्स्टेंट रहता है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए इसके बाद इसी में प्रीवियस ईयर में इसी कॉन्सेप्ट पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, और मैं दोनों क्वेश्चन आपको दिखाना चाहूंगा। आप खुद से करेंगे, मैं केवल क्वेश्चन आपको शो कर रहा हूँ। आप ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहला तो ये क्वेश्चन है, ये नीट में आया हुआ है और मैं कराऊंगा नहीं आपको, आप खुद से कर सकते हैं। आंसर मैं बता देता हूँ। सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी मैंने लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन कराया था, उसी का कॉन्सेप्ट है। तो कहा है ऑन अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर विच इज लीनियर। अब क्योंकि ये सारे रिलेशन लीनियर ही होते हैं, ठीक है, एंड कॉल्ड द डब्ल्यू स्केल, द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर। तो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो यहाँ पे दिए हैं 39 और 239, ये एल एफ पी और यू एफ पी हो जाएंगे। व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑन न्यू स्केल, नए स्केल पे टेम्परेचर क्या होगा, करस्पॉन्डिंग टू अ टेम्परेचर ऑफ 39 डिग्री सेंटीग्रेड कह रहा है ना। तो सेल्सियस स्केल और एक ये नया स्केल जो है, दोनों को लेके एक रिलेशन हम बना लेंगे और फिर आप आगे सॉल्व कर लेंगे। कर पाओगे इसको कि नहीं? रीडिंग माइनस एल एफ पी अपॉन यू एफ पी माइनस एल एफ, यही तो बताया था। किसी भी इवन फॉल्टी भी होता है तो भी वैलिड होता है, ठीक है। तो ये रीडिंग माइनस एल एफ पी अपॉन यू एफ पी माइनस एल एफ पी, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे रीडिंग की बात करें तो सेल्सियस की रीडिंग तो दे रखी है 39, और सेल्सियस की रीडिंग हमें पता है 0 होती है, और ये 100 माइनस 0। और इधर दूसरे स्केल में अगर हम लिखें तो वो डब्लू हमें निकालना है -39, और इधर 239 माइनस 39। आंसर आगे आगे सॉल्व कर ही लोगे? बोलो। बी वाला सर। यस, बी वाला आंसर हो जाएगा करेक्ट। मेरा पर्पस सिर्फ ये था कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ाई आपके काम आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कल एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, उसके बेसिस पे इस तरह का क्वेश्चन अगर नेक्स्ट टाइम आता है आपको कर लेना चाहिए। जनरल आइडिया ये है, ठीक है। तो आप सॉल्व करेंगे तो बी वाला आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा आपको, क्वेश्चन तो फिर हजारों टाइप के हो सकते हैं, एक भी कॉन्सेप्ट बचेगा नहीं। हर तरह के क्वेश्चन हम कवर करेंगे, एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये हो गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन और आया है प्रीवियस ईयर में, ये तो हो गया नीट का, जेई मेन का, उसका आई ए आई पी एम टी का। एक क्वेश्चन और है जेई मेन में आया है, ये भी आप खुद से कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको जूम। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, अभी दूसरा वाला थोड़ी देर में करेंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन को आप देखें और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर मैं बता दूंगा। ठीक है, ऊपर वाला फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है जेई मेन का है 2013 ऑनलाइन का। ऑन अ लीनियर टेम्परेचर स्केल वाई वाटर फ्रीजेज एट -160 एंड बॉइल्स एट -50। ऑन दिस वाई स्केल ए टेम्परेचर ऑफ 340 केल्विन वुड बी रीड एज। यानी केल्विन के स्केल का इसके साथ कंपैरिजन करना है, और वाटर फ्रीजेड एट 273 केल्विन बॉइल्स एट दिस। तो आप ये निकाल सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है, एक नए स्केल पे पूछ लिया। ये जेई मेन का क्वेश्चन है, तो बताना पर्पज ये है कि देखिए नीट में भी क्वेश्चन आया, जेई मेन में भी आया, आगे भी क्वेश्चन आते रहेंगे, और आप इस तरह से कर सकते हैं। आप बताइए क्या आंसर आएगा। नहीं करूंगा, आपको सॉल्व करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है, फिफ्थ वाले पे अभी आएंगे थोड़ी देर में। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट हम कवर करते जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते जाएंगे।
करिए सॉल्व फटाफट से, बताइए मुझे आंसर क्या आएगा। काफी टाइम ले रहे हैं आप। माइनस साइन का ध्यान रखना, वाटर फ्रीजर -160 है और इधर बॉईल कर रहा है -150 पे। कौन सा आंसर है? ए सी वाला आंसर है। और भी बाकी किसी ने सॉल्व किया? कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? चेक कर लेना। बाकी किसी ने नहीं निकाला? चलिए सी वाला आंसर बता रहा है ये, मैंने सी टिक कर दिया है, बाकी लोग भी एक बार चेक कर ले, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। माइनस साइन का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए स्केल, टेम्परेचर स्केल के ऊपर। आगे अगर आएगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। ये फिफ्थ वाला भी करेंगे थोड़ी देर में, उससे पहले कुछ हम यहाँ पे कुछ चीजें हम पढ़ेंगे, और वो है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी होती है, ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ साइड में, जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, जो लोग अभी लेट ज्वाइन किए स्क्रीनशॉट ले लें। क्लास मेरी जो है बिल्कुल शार्प 7 AM का टाइम है, 7 AM पे ही स्टार्ट होगी। सो मेक श्योर कि आप थोड़ा टाइम से एंटर होना। तो जो बच्चे लेट आए हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने अभी 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं लास्ट क्लास में, जो फॉल्टी थर्मोमीटर वाला क्वेश्चन कराया था उसी कॉन्सेप्ट पर ये दोनों क्वेश्चन है, एक AIPMT यानी नीट का और दूसरा JEE मेन का है। चलिए फिफ्थ वाले क्वेश्चन को बाद में करेंगे, अभी कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस नहीं किया, डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा। पहले हम आते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले क्या है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर में चेंज करने पर लीनियरली वेरी करती है। लीनियरली वेरी करने का मतलब है कि उसका जो रिलेशन है टेम्परेचर के साथ वो एक स्ट्रेट लाइन वाला आएगा, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है कि सेम टेम्परेचर चेंज के लिए हर बार उस क्वांटिटी में सेम टेम्परेचर चेंज के लिए चेंज बराबर होगा। अगर टेम्परेचर चेंज सेम होता है लेकिन उधर क्वांटिटी में चेंज बराबर नहीं आता तो फिर वो नॉन लीनियर रिलेशन कहलाएगा, यानी कि उसका ग्राफ फिर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। लेकिन इस प्रॉपर्टी का ग्राफ टेम्परेचर के साथ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो लीनियर होगा, यानी स्ट्रेट लाइन होगा। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी it is the property it is the property of a substance that varies linearly. It is the property of a substance that varies linearly with change in temperature. With change in temperature, ठीक है। अब जैसे मान के चलो, सपोज कर लो आदमी की लंबाई भी सर्दी गर्मी में बढ़ जाती, कम हो जाती। मान लेते हैं कि आदमी सर्दी में छोटा हो जाता और गर्मी में लंबा हो जाता, तो आदमी की जो लेंथ है और लीनियरली चेंज होता, ठीक है। तो आदमी की लेंथ को भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बट जस्ट मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आदमी की लेंथ वेरी कर रही है तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी करती है उसे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। अब मान लो कोई क्वांटिटी x is the thermometric property, let x is the thermometric property। हालांकि इसके 4 एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे और वो 4 एग्जाम्पल में मरकरी की लेंथ, प्रेशर ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, और एक रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस, ठीक है, जो कि स्मॉल टेम्परेचर चेंज के लिए लीनियरली वेरी करता है, ठीक है। ये 4 क्वांटिटी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल हैं। अभी यहाँ पर x मैंने मान लिया समझाने के लिए, क्योंकि इसमें कई सारे फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे, तो x मान के मैं बता रहा हूँ, बाकी चारों में भी उसी तरह
सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अगर x कोई थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है तो टेम्परेचर के साथ इसका जो वेरिएशन है वो इस तरह से होता है, x इक्वल्स टू एक्स नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। x इक्वल्स टू एक्स नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी या सिंपली टी। अब इसमें x और x नॉट क्या है, ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। x है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी T डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ध्यान दें कि डेल्टा टी जो मैंने यहाँ लिखा है, ये डेल्टा टी को T माइनस 0 भी लिखा जा सकता है, यानी सिंपली T भी लिख सकते हैं हम। और अल्फा ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, और बाकी तो मैंने बताया कि जो डेल्टा टी है उसे आप सिंपली T माइनस 0 भी कह सकते हैं, दैट इज व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर। राइट। तो अब अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करें, यानी ये इस तरह का हो गया, x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट अल्फा टी हो गया। डेल्टा टी को T माइनस 0 भी तो कह सकते हैं। अब अगर ग्राफ प्लॉट करें तो x की पावर 1 और t की पावर 1, तो ये आ गया y इक्वल्स टू c प्लस एम एक्स। तो आप समझ सकते हैं कि ग्राफ कैसा आने वाला है, स्ट्रेट लाइन आने वाला है ग्राफ। तो यहाँ पे टेम्परेचर T और ये क्वांटिटी x और इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन, और इसमें एक्स नॉट की जो वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप होगा, एक्स नॉट अल्फा, ये वैल्यू हो जाएगी एक्स नॉट। और अगर आपसे इसका जो स्लोप है वो कितना होगा, तो स्लोप आप जानते हैं ये m की वैल्यू, यानी ये वाला आ जाएगा इसका स्लोप, दैट इज एक्स नॉट अल्फा। ठीक है, आप इसको टेन थीटा भी कह सकते थे। अगर इस एंगल को मैं थीटा कह दूं तो ये वैल्यू टेन थीटा के बराबर आएगी। ये अभी मैंने जनरल रिलेशन बता दिया, इसके कुछ एग्जाम्पल मैं अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसी को लेके कुछ फॉर्मूले यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। यही फॉर्मूले अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसमें हम चेंजेस कर लेंगे। अब जैसे एक रिलेशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 2-3 रिलेशन बल्कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको वहां अल्फा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, अल्फा फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी। मैं एक्स लेके सारे रिलेशन बता रहा हूँ, ये पहला रिलेशन है, ये जो लिखा है ये आपका पहला रिलेशन। ठीक है, ये पहला रिलेशन है। ठीक है, अब देखिए अल्फा को कैसे फाइंड करेंगे। मान लो T1 टेम्परेचर पर क्वांटिटी x1 है, तो ये रिलेशन हो जाएगा x1 x नॉट 1 प्लस अल्फा T1। भैया डेल्टा T को T1 माइनस 0। इसी तरह से किसी टेम्परेचर T2 पे कोई क्वांटिटी दे रखी है, दैट इज गिवन T2। टेम्परेचर T2 पर x2 है, ये हो जाएगा x नॉट 1 प्लस अल्फा T2। अब आप क्या करिए, इसको डिवाइड कर लो। यहाँ से डिवाइड करोगे तो x1 अपॉन x2, और इधर 1 प्लस अल्फा T1 और 1 प्लस अल्फा T2। बात आई हो समझ में? x नॉट क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, मैं एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ आपको, वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x1 प्लस x1 अल्फा T2 और x2 प्लस x2 x1 प्लस x1 अल्फा T2 इक्वल्स टू x2 प्लस x2 अल्फा T1। ठीक है, इसमें से टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो अल्फा को हमें निकालना है x1 T2 माइनस x2 T1, x2 माइनस x1, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस x1 अपॉन x1 T2 और x2 T1। ये सेकंड रिलेशन, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट
निकालने के लिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालने के लिए सेकंड रिलेशन है। अब जैसे एक चीज और इसमें यही मैं ऐड कर देता हूँ क्योंकि ये जो पहला फॉर्मूला है और ये दूसरा फॉर्मूला आया है, तो इसी में कैसे कैसे मॉडिफिकेशन होते जाएंगे, सम एग्जांपल्स ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। और इसमें से सम एग्जांपल ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज में पहला एग्जांपल है लेंथ एल, लेंथ एल ऑफ मरकरी। मरकरी की जो लेंथ होती है वो लीनियरली वेरी करती है, मरकरी की जो लेंथ होती है वो लीनियरली वेरी करती है। तो मरकरी की जो लेंथ है उसे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहेंगे, यानी कि लेंथ के लिए जो रिलेशन ये फर्स्ट वाला काम करेगा और यहाँ पर x को रिप्लेस कर देंगे किससे, l से। ध्यान से समझते जाना क्योंकि इसमें 3-4 फॉर्मूले मैं बताने जा रहा हूँ और उन 3-4 फॉर्मूले में इन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो लेंथ ऑफ मरकरी है या प्रेशर ऑफ द गैस है उसको एडजस्ट करना आना चाहिए। तो अब यही फॉर्मूला लेंथ के लिए L इक्वल्स टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। L इक्वल्स टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, जहां L नॉट मरकरी की लेंथ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, L लेंथ होगी मरकरी की 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर और टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा हो जाएगा। तो हमको क्या है कि मैं यहाँ टोटल 4 फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ और 4 ही थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल, यानी हर एक में वही 4 फॉर्मूले रिपीट होंगे। तो इस तरह से 16 फॉर्मूले मुझे लिखने पड़ेंगे। तो उससे अच्छा है कि हम एक्स के टर्म में फॉर्मूले को जान लें और बाकी अकॉर्डिंगली फिर उसमें चेंज कर लेंगे। जैसे मरकरी की लेंथ के लिए हमने बना लिया x इक्वल्स टू एक्स नॉट। इसी तरह से अब आपसे कहा जाएगा कि मरकरी का टेम्परेचर कोफिशिएंट बताइए, लेंथ के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट बताइए। अगर T1 टेम्परेचर पर मरकरी की लेंथ L2 है और T2 टेम्परेचर पर L1, T1 टेम्परेचर पर L1 है और T2 टेम्परेचर पर L2 है। तो ये जो सेकंड वाला रिलेशन आप देख रहे हैं इसमें आप रख लेंगे, ठीक है। तो फिर ये बन जाएगा अल्फा, यहाँ आ जाएगा L2 माइनस L1 अपॉन L1 T2 माइनस T2 माइनस L2 T1, ठीक है। ये हो गया मरकरी की लेंथ का। इसी तरह से सेकंड जो एग्जांपल है वो है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। प्रेशर P ऑफ आइडियल गैस, प्रेशर P ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखिए अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो आपने पढ़ा होगा PV इक्वल्स टू NRT में P प्रोपोर्शनल टू T होता है। P प्रोपोर्शनल टू T, PV इक्वल्स टू NRT में वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो P प्रोपोर्शनल टू T होगा। और यहाँ पे ये जो T है ये टेम्परेचर इन केल्विन है, ध्यान रहे केल्विन। लेकिन अगर यही टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में हम लेते हैं तो यहाँ पे फिर वो इसी तरह का रिलेशन आता है P इक्वल्स टू P नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये मैं आगे बताऊंगा अभी आपको जब मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नाम का चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो वहां पे P प्रोपोर्शनल टू T का ये जो ऊपर जो रिलेशन है ये तो तब हम लगाते हैं जब टेम्परेचर केल्विन में हो, लेकिन नीचे वाला ये जो फॉर्मूला है ये हम तब लगाते हैं जब टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में हो, जब टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में हो। तो ये मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब पढ़ाऊंगा तो इसी ऊपर वाले फॉर्मूले से ये नीचे वाला या नीचे वाले से ऊपर वाला डिराइव किया जा सकता है। तो अभी आपने हो सकता है केमिस्ट्री में पढ़ भी रखा हो पहले से, और नहीं तो आगे केटीजी तक वेट करना पड़ेगा। तीसरा चैप्टर होगा थर्मोमेट्री चल रहा है अभी, इसके बाद कैलोरीमेट्री और फिर हम आएंगे केटीजी पे, तब ये फॉर्मूला मैं बताऊंगा। तो अगर आप गौर करें इस वाले फॉर्मूले में तो वो फर्स्ट वाला x इक्वल्स टू एक्स नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी जो था ना वैसा ही लुक आपको नजर आ गया होगा इसमें, P इक्वल्स टू P नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये प्रेशर जो है वो भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर मान लो कहा जाए क्वेश्चन में कि गैस का प्रेशर टेम्परेचर T1 पर P1 है और T2 पर P2 है, तो ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है ये वाला, ये आपको लगाना पड़ेगा सेकंड वाला फॉर्मूला ये। तो अल्फा आ जाएगा फिर वहां से प्रेशर के लिए
P2 माइनस P1 अपॉन P1 T2 माइनस P2 T1। तो ये इस तरह से दो फॉर्मूले पे बेस्ड ये दो फिजिकल मतलब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के दो फॉर्मूले आ गए। अब तीसरी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है थर्ड वाली, और वो है वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। वॉल्यूम V ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो आप जानते हैं चार्ल्स लॉ ओबे होता है V प्रोपोर्शनल टू T, लेकिन यहाँ V प्रोपोर्शनल टू T तब है जब टेम्परेचर केल्विन में हो। लेकिन अगर टेम्परेचर केल्विन में नहीं होता, डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, तो यही रिलेशन फिर इस तरह से लिखा जाता है। ये चीज V इक्वल्स टू V नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T चार्ल्स लॉ का फॉर्म ही कहा जाता है इसको, पर ये तब है जब टेम्परेचर केल्विन में ना हो के डिग्री सेंटीग्रेड में हो। ये भी मैं आपको बताऊंगा जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, वहां पर आपने हो सकता है केमिस्ट्री में पहले से पढ़ा हो। x इक्वल्स टू x नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो v इक्वल्स टू v नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और इसी तरह से यहाँ पे कह देगा क्वेश्चन में कि T1 टेम्परेचर पर वॉल्यूम, T1 टेम्परेचर पर वॉल्यूम V1 है और T2 टेम्परेचर पर वॉल्यूम V2 है, तो अल्फा बताइए, टेम्परेचर कोफिशिएंट बताइए। डिफरेंट बुक में वो टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए नोटेशन अल्फा हो सकता है या बीटा हो सकता है, उस पर कोई दिक्कत नहीं, टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको निकालना है। तो अब यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो अल्फा आ जाएगा फिर इस केस में V2 माइनस V1 और अपॉन V1 T2 माइनस V2 T1, इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। तो ये तीसरी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गई। अब आ जाती है चौथी और आखिरी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, और वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस R ऑफ अ वायर, और वायर में भी प्रेफरेबली अगर प्लेटिनम वायर आप लेते हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि प्लेटिनम के वायर का जो रेजिस्टेंस है वो काफी लॉन्ग रेंज तक, अदर के कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ, लीनियर रहता है। और वैसे मैं बता दूं, आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, क्योंकि ऑलरेडी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं। तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, याद आ गया होगा। लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब टेम्परेचर रेंज स्मॉल हो, तो लीनियर आएगा, नहीं तो आपको याद होगा यहाँ बीटा टी स्क्वायर टाइप का आता है। और मजेदार बात यह है कि इस साल 2020 में नीट के पेपर में एक क्वेश्चन आया था रेजिस्टेंस के वेरिएशन या रेजिस्टिविटी के वेरिएशन का टेम्परेचर के साथ, और वहां पे दोनों ग्राफ दे रखे थे, एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन था और एक ग्राफ इस तरह से पैराबोला था। अब कुछ बच्चे जो यहाँ तक पढ़ के जाते हैं, यहाँ तक इतना, वो मैं टी लिख लो या डेल्टा टी लिख लो, टी लिख दिया है तो ये ऐसे आ जाएगा, तो वो ये पहला वाला ऑप्शन टिक करके आएंगे, जो कि सही नहीं होगा, क्योंकि वहां पे ये ऑप्शन भी दे रखा था बी वाला। और आप देखेंगे r की पावर 1 और t की पावर 2 अगर होगी हाईएस्ट तो वो पैराबोला होगा, तो सही आंसर होता बी। और मैंने जब पढ़ाया है, जो पिछली साल पढ़े होंगे बच्चे उनको भी मैं पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ, इस साल भी बताया और ये क्वेश्चन आ गया, और एनसीईआरटी से पिक किया है, पूरा एनसीईआरटी की थ्योरी से पिक किया था। मैं तो हर साल पढ़ाता हूँ और मैं बताता भी हूँ कि जब टेम्परेचर कम होता है तो बीटा टी स्क्वायर काफी छोटा आता है अल्फा टी के कंपैरिजन में, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं स्मॉल टेम्परेचर पर। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो बीटा टी स्क्वायर को भी कंसीडर करना पड़ता है, तो फिर जो रिलेशन आता है वो लीनियर नहीं होता, नॉन लीनियर आएगा, उसका ग्राफ पैराबोला होगा। देयरफॉर द राइट आंसर इज बी एंड नॉट ए। अगर दोनों दे रखे हैं तो क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसा कहा नहीं था कि टेम्परेचर स्मॉल है या लार्ज है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन देने दिए हों तो यू हैव टू गो विद बी, क्योंकि सही फॉर्मूला तो यही है। जो फॉर्मूला हम इतना जो पढ़ते हैं और लिखते हैं वो स्मॉल टेम्परेचर के लिए होता है, क्योंकि बीटा टी स्क्वायर की जो वैल्यू है, अल्फा और बीटा दोनों ही टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है। तो बीटा, और इसको रेजिस्टिविटी के लिए भी लिख सकते हैं, आर की जगह रो लिख लो और यहाँ रो नॉट लिख लो, वो भी वैलिड है। इसी साल 2020 में नीट में क्वेश्चन आया है, ये ग्राफ दिए हुए थे, आप देख सकते हैं, और दिया भी होगा आप में से कई बच्चों ने, तो याद भी होगा। तो इसको कई बच्चे गलत भी करके आए होंगे, उनको ये फर्स्ट वाला पार्ट ही पता होगा, लेकिन मैंने लिखा है क्लास में, तो ये भी ध्यान रखना है। और उसमें कहीं भी मेंशन नहीं था कि टेम्परेचर स्मॉल है, स्मॉल होगा तो बीटा टी स्क्वायर की वैल्यू, में बार बार रिपीट कर रहा हूँ एक ही बात को, ध्यान देने की जरूरत है कि बीटा टी स्क्वायर का टर्म छोटा होता है स्मॉल टेम्परेचर पे, तो अल्फा टी के रेस्पेक्ट में उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो नेग्लिजिबल नहीं आता, तो आपको कंसीडर करना होगा। और
पैराबोला आएगा, क्योंकि पावर यहाँ t की 2 हाईएस्ट रहेगी और इधर r की पावर 1 रहेगी में ले लो। लेकिन अगर इसको इग्नोर कर दिया जाए तो यहाँ t की पावर 1 और r की पावर 1, देन द ग्राफ इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस R ऑफ अ वायर है, और प्रेफरेबली प्लेटिनम वायर भी कई बार लिखा हुआ मिलेगा, मैंने वायर ही लिख दिया है, ठीक है। बट इसके साथ हम स्मॉल टेम्परेचर कह सकते हैं। तो ये फिर रिलेशन ये वाला हमें R इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी मिल जाएगा, लेकिन दैट विल बी एट स्मॉल टेम्परेचर, दैट विल बी एट स्मॉल टेम्परेचर। अब यहाँ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जितनी भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये सब कहने की जरूरत नहीं होती, दे दीज ऑल आर एट स्मॉल टेम्परेचर। मरकरी की लेंथ भी एक लिमिट से ज्यादा नॉन लीनियरली वेरी नहीं करती, बट इसमें सर स्पेशली हम, हाँ एक सेकंड, हाँ बोलो। तो सर क्या सर बाकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज में भी अगर टेम्परेचर रेंज ज्यादा हो तो बीटा टी स्क्वायर का टर्म आ सकता है? देखो गैस के केस में तो बहुत मतलब वेरिएशन टेम्परेचर में ज्यादा भी करोगे तो भी चलता है गैस के केस में, ठीक है। मरकरी की लेंथ में भी जैसे हम, मैंने कहा थर्मोमीटर जो होता है वो मरकरी वाला, वो -50 से लेके 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये भी कोई अच्छी खासी रेंज है, कोई कम रेंज नहीं है। -50 से 350 यानी 400 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में आप वेरिएशन कंसीडर कर रहे हैं। तो 350 तो नहीं, पर 300 तक तो मान ही लो, क्योंकि 350 पे तो मरकरी उबलना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ 100-200 की रेंज भी मरकरी के लिए कम नहीं होती। हाँ, रेजिस्टेंस के लिए आपको स्मॉल रिलेटिवली लेना पड़ता है, क्योंकि रेजिस्टेंस में फिर वेरिएशन लीनियर नहीं रहता। तो और के केस में टेम्परेचर का वेरिएशन ज्यादा भी लोगे तो चलता है, लेकिन रेजिस्टेंस के केस में बहुत ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन हम नहीं करा सकते, नहीं तो लीनियरली वेरी नहीं करेगा। बात आई समझ में? यस सर ठीक है। रेजिस्टेंस आर ऑफ ए वायर एट, वही मैं लिखने जा रहा था, एट स्मॉल टेम्परेचर चेंज, ये अलग से मैंने ऐड कर दिया है, राइट। तो अब यहाँ पे ये दो फॉर्मूले अभी तक हमने डिस्कस किए। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम टोटल यहाँ पे 4 फॉर्मूले डिस्कस करने जा रहे हैं। इनमें से पहला हो गया x इक्वल्स टू एक्स नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, दूसरा हो गया अल्फा इक्वल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन x1 t2 माइनस x2 t1। तो इसी तरह से वॉल्यूम और रेजिस्टेंस के लिए भी हम लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस का भी एक तो हो गया r इक्वल्स टू r नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और अगर t1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस R1 है और T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R2 है, तो यहाँ अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस का हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस R2 T1। और आपने इस फॉर्मूले का हो सकता है कहीं यूज भी किया होगा पहले, हालांकि वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में क्वेश्चन मिल जाते हैं इससे रिलेटेड, लेकिन आप इसको फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये टोटल 2 फॉर्मूले अभी मैंने बताए और 4 थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल बताए। फॉर्मूले 2 बताए, एग्जाम्पल 4 है। हर इस एग्जाम्पल में ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे, लेकिन अभी 2 फॉर्मूले और बाकी हैं, उन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा अभी, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, लेटेस्ट 2019 जेई मेन का एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा अभी। लेकिन उसके पहले अभी बाकी के जो 2 फॉर्मूले हैं वो और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, कभी कभी क्या होगा कि आपको क्वेश्चन में, जैसे यहाँ तो मैंने अल्फा पूछ लिया, कभी कभी क्या होगा क्वेश्चन में अल्फा दिया ही नहीं होगा आपको, और वहां पे आपको किसी टेम्परेचर पर आपको वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है, या पूछ लेगा किसी टेम्परेचर पे, या वैल्यू दे रखी होगी, टेम्परेचर पूछ लेगा, और उसके लिए आपको 2 रेफरेंस टेम्परेचर पर उस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू दे रखी होगी। अब ये 2 रेफरेंस टेम्परेचर जब मैं बोल रहा हूँ तो ओबियस जो हमारे माइंड में आता है वो 2 रेफरेंस टेम्परेचर आते हैं, एक तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। लेकिन इसमें भी 2 चीजें हैं, एक पुरानी जो थर्मोमेट्री का व्यू है, ओल्ड थर्मोमेट्री व्यू, उसमें हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दोनों लेते हैं। जबकि जो नया व्यू है, मॉडर्न व्यू, उसमें क्योंकि हम एसआई यूनिट वगैरह यूज करते हैं तो टेम्परेचर के लिए केल्विन लेते हैं रेदर डिग्री सेंटीग्रेड में। तो यहाँ पे फिर जो रेफरेंस टेम्परेचर लेते हैं वो 0 केल्विन और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर लेते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये क्या है, मैं इसको बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तीसरा रिलेशन अब मैं बताने जा रहा हूँ।
let value of x at 100 degree centigrade and 0 degree centigrade is x100 and x0, then x100 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, x100 इक्वल्स टू x0 1 प्लस 100 अल्फा, और इधर किसी जनरल टेम्परेचर पर वैल्यू x है 1 प्लस अल्फा t माइनस 0 ना लिख के ऐसे हमने लिखा। ठीक है, अब देखिए मैंने जैसे आपसे कहा क्वेश्चन में आपको अल्फा न दिया हो तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से इसे थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं, आप देखते चलिएगा, और इसी तरह से, ठीक है, क्या किया समझ में आ गया होगा, x0 का मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड में लेके माइनस कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसे नीचे वाली इक्वेशन से डिवाइड अगर मैं कर दूं तो देखिए ये बन जाएगा ये, और इधर आप देखेंगे x0 कट जाएगा, अल्फा अल्फा कट जाएगा, बचेगा केवल 100 और t। ये जो फॉर्मूला आया है इसको पलट के लिख लेते हैं, इस फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ती है कभी कभी क्वेश्चन में। ये वो तीसरा फॉर्मूला है, और बिना अल्फा को फाइंड के यहाँ हम किसी टेम्परेचर T पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी x को फाइंड कर सकते हैं। T टेम्परेचर पर एक तो तरीका डायरेक्ट ही था, x इक्वल्स टू x0 1 प्लस अल्फा डेल्टा t, इससे T टेम्परेचर पर x को निकाल सकते हैं, पहला वाला फॉर्मूला। लेकिन इसके लिए हमें अल्फा दिया होना चाहिए क्वेश्चन, लेकिन अल्फा अगर ना देगा क्वेश्चन में तो वो आपको दो रेफरेंस टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैल्यू दे देगा, और वहां से फिर आप ये निकाल सकते हैं। अब जैसे ये तीसरा फॉर्मूला हो गया, तो यही चारों थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी L, P, V, R इसमें रख दो। तो जैसे L लेंथ है तो उसके लिए लिखते हैं हम L माइनस एल नोट अपॉन L100 माइनस एल नोट इक्वल्स टू P अपॉन 100। ऐसे ही प्रेशर अगर होता तो P माइनस पी नॉट, P100 माइनस पी नॉट इक्वल्स टू T अपॉन 100। ऐसे ही अगर रेजिस्टेंस है तो R माइनस आर नॉट, R100 माइनस आर नॉट इक्वल्स टू T अपॉन 100। तो अब इसमें यूजुअली क्या होता है, आपको या तो टेम्परेचर दिया होगा और x पूछेगा, ये टेम्परेचर दिया होगा x पूछेगा, या उल्टा कर लेगा x दे देगा और t पूछेगा। तो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। अब ये जो फॉर्मूला है दिस इज अकॉर्डिंग टू द ओल्ड थर्मोमेट्रिक व्यू या व्यू ऑफ ओल्ड थर्मोमेट्री। जो मॉडर्न थर्मोमेट्री है वो उसमें हम जो रेफरेंस टेम्परेचर लेते हैं वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लेते, रेदर उसकी जगह ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सॉरी 0 केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर नहीं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर और 0 केल्विन लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब वो चौथा फॉर्मूला मॉडर्न थर्मोमेट्री के अकॉर्डिंग है, तो वही मैं बता रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, अब फॉर्मूला इज अकॉर्डिंग टू व्यू ऑफ ओल्ड थर्मोमेट्री, but according to view of modern thermometry, reference temperature are taken as
reference temperature are taken as triple point of water. और ये कितना होता है भाई ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? ये होता है 273.16 केल्विन एंड 0 केल्विन। तो रेफरेंस टेम्परेचर आर टेकन एज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एंड 0 केल्विन। अब देखिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ये केल्विन में मैंने दिया, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में देखोगे तो यही वैल्यू 0.01 आएगी, 0.01 है ना। और 0 केल्विन, अब देखिए मैंने आपको बताया था पीछे कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई भी क्वांटिटी की वैल्यू 0 आएगी। जैसे प्रेशर है गैस का, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल चलेंगे ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूला होता है आरएमएस वेलोसिटी का टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आरएमएस वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, तो T 0 हो जाएगा, 0 केल्विन रखोगे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो मॉलिक्यूल फ्रीज हो गए। कल ही बताया था, मॉलिक्यूल फ्रीज हो गए मतलब चलेंगे नहीं, कोलिजन नहीं करेंगे, तो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मरकरी तो 0 केल्विन पे एक्सपेंड करने का सवाल ही नहीं है, -50 डिग्री सेंटीग्रेड से 350। रेजिस्टेंस भी 0 हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा, सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। सुपर कंडक्टर 0 केल्विन पर रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही हो? रेजिस्टेंस वायर का 0 हो जाएगा 0 केल्विन पर, कोई भी मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है। रेजिस्टेंस 0 हो गया, प्रेशर 0 हो गया, मरकरी की लेंथ 0 हो जाएगी, एक्सपेंड करने का सवाल ही नहीं है। और वॉल्यूम ऑफ द गैस भी 0 होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल चल नहीं रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट कंटेनर में खाली नजर आएगा, क्योंकि एक्चुअल में जो वॉल्यूम घेरते हैं वो तो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, वो तो उनका रैंडम मोशन हो रहा होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल जाने कितनी जगह नजर आएगा, इतना तेजी से चल रहे होते हैं। अदरवाइज अगर उनको रोक दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द पार्ट कंटेनर में खाली होता है, तो वो वॉल्यूम भी फिर 0 होगा। तो यहाँ पर जो 0 केल्विन पर वैल्यू आएगी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की, जैसे हम x0 लिख रहे थे, वो फिर 0 हो जाएगी। ठीक है, तो एट 0 केल्विन, at 0 Kelvin, value of metric property, value of thermometric property is 0। ठीक है, तो देखो ऊपर जो मैंने लिखा है फॉर्मूला नंबर 3, उसी फॉर्मूले को देख लो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब जैसे ये जो x0 लिखा हुआ है, x0 जो लिखा हुआ है, इस x0 में जब हम 0 केल्विन लेंगे तो ये तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, लेकिन 0 केल्विन पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये वाली वैल्यू भी 0, और 100 की जगह ट्रिपल पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी उसे हम XTR लिखेंगे। क्या लिखेंगे? XTR। TR का मतलब ट्रिपल पॉइंट। और यहाँ पे जो टेम्परेचर T है वो टेम्परेचर T केल्विन में लेंगे, है ना। तो कैपिटल T लिख दिया, और 100 डिग्री की जगह, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैल्यू नहीं है, ये कितने पर है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे है, तो यहाँ पे भी 273.16 लिखेंगे, 273.16 लिखेंगे हम। ठीक है, तो एक सेकंड, टू 273.16 लिखेंगे। यानी ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये फॉर्मूले में ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, ये वाला गायब हो जाएगा, और यहाँ पे चेंजेज आ जाएंगे। तो ये जो चेंजेज होंगे, उन चेंजेज के बाद जो हमें फॉर्मूला मिलेगा फाइनली, वो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। अगर न समझ में आए बता देना, मैं दोबारा से एक बार और क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर T अपॉन 273.15, तो इधर हो गया राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में x अपॉन XTR। ठीक है, इसमें x क्या है? T केल्विन पर वैल्यू, x क्या है? T केल्विन पर वैल्यू, और XTR क्या है? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, 15 नहीं 16 है ना, 16, ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर वैल्यू, ये आपका वो चौथा वाला फॉर्मूला हो।
ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं चाहे तो, वेयर x वैल्यू ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट T Kelvin और XTR वैल्यू ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट 273.16 केल्विन, या मैं कहूँ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में आपको XTR दिया होगा, XTR है ना, और आपको X पूछ लेगा और ये टेम्परेचर आपको दिया होगा। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हो तो आप उसको केल्विन में ही कन्वर्ट करके लिखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा भी है T केल्विन, ये T केल्विन मैंने लिखा है, तो केल्विन में कन्वर्ट करके ही लिखना है। तो ये आपका फोर्थ रिलेशन आ गया। अब जैसे आपको मरकरी की लेंथ है तो L/LTR इक्वल्स टू T/273.16। अगर गैस का प्रेशर है तो गैस का प्रेशर P/PTR इक्वल्स टू T/273.16। इसी तरह से वॉल्यूम V/VTR इक्वल्स टू T/273.16 और रेजिस्टेंस के लिए R/RTR इक्वल्स टू T/273.16। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के फॉर्मूले हो गए। मैं हर एक में अलग अलग चार लिखाता तो ऐसे 16 फॉर्मूले होते, आपको भी कंफ्यूजन होता। एक्स के टर्म में लिखा दिया, अब इसको आप ध्यान रखेंगे और आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई भी जैसे न्यूमेरिकल वगैरह अगर आता है तो। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड मैं आपको एक प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, जैसे मैंने कहा कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना। फर्स्ट वाला तो अल्फा दिया हुआ, टेम्परेचर दिया हुआ, डायरेक्ट वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। दूसरा वाला जो फॉर्मूला था उसमें अल्फा निकालना हो तब यूज करना है टेम्परेचर कोफिशिएंट। और तीसरे और चौथे में आपको लगेगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें थर्ड वाला यूज करना है कि फोर्थ वाला, वो क्वेश्चन पढ़ोगे तो ही समझ में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे दे रखा है, समझ जाना फोर्थ वाला यूज करना है। और अगर वहां पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैल्यू दे रखी है, समझ जाना थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करना है। वो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर अगर आ गया ना उसमें लिखा हुआ, तो समझ जाना फोर्थ वाला यूज करना है। और अगर 100 और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया हो तो थर्ड वाला। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, एकदम सिंपल है, कुछ हाई फाई इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर से कराता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। ये देखिए जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है, और पढ़िए और आप कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन मैं ऐसी एक एक चुन चुन के लाता हूँ कहीं से, डिफरेंट सोर्सेज से, और प्रेफरेबली आपको प्रीवियस ईयर से मिले तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। कई बच्चों के मन में सवाल रहता है कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये तो क्वेश्चन ही नहीं आते। तो आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़िए। थर्मोमीटर ग्रेजुएटेड अकॉर्डिंग टू अ लीनियर स्केल, ये सारे रिलेशन लीनियर ही है, तो उसने कह भी दिया कि लीनियर स्केल के अकॉर्डिंग है। रीड्स अ वैल्यू x0 व्हेन इन कांटेक्ट विद बॉइलिंग वाटर मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड x0/3 व्हेन इन कांटेक्ट विद आइस। तो ये x0 वाली वैल्यू हो गई। और व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डिग्री सेंटीग्रेड इफ दिस थर्मोमीटर इज इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट रीड्स x0/2। ठीक है, किसी टेम्परेचर पर उसकी जो वैल्यू है वो, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम मान लो थर्मोमीटर की बात कर रहा है तो मरकरी मान लेते हैं। मरकरी की लेंथ इसने दे रखी है, तो फॉर्मूला एक हमने पढ़ा, L इक्वल्स टू L0, L100 माइनस L0 और T/100। अब ये बच्चा इसको कनेक्ट कर पाए तब है,
आपने कहा आपने कैसे सोच लिया, बस यही तो समझना है। जरूरी थोड़ी हूबहू डिट्टो क्वेश्चन में लैंग्वेज वही होगी। लेंथ मरकरी के स्केल की बात कर रहा है, स्केल की बात कर रहा है, थर्मोमीटर की बात कर रहा है, तो मरकरी का केस हम ले सकते हैं। ठीक है, मरकरी के केस में हमने ये वाला फॉर्मूला ही क्यों यूज किया, क्योंकि इसने वर्ड यूज किए रेफरेंस टेम्परेचर के लिए बॉइलिंग वाटर, तो हम 100 0 डिग्री वाला केस ले सकते हैं। और इसमें फिर हमें टेम्परेचर पूछा है और हमें लेंथ दे रखी है। तो अब यहाँ पर कोई मुझे बता सकता है ये जो L है इसकी वैल्यू कौन सी होगी? L की वैल्यू 2 x नॉट बाई 2 और L नॉट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस पर कितनी है? x नॉट बाई 3। x नॉट बाई 3 और 100 पे कितनी है? x X नॉट, और ये आपका x नॉट बाई 3 और ये टेम्परेचर T और ये 100। अब देखिए कहीं भी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर नहीं आया है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला हमको लगाना है। आप इसको सॉल्व करके बताइए जरा कितना आंसर आएगा। b वाला। सर डी वाला। बी वाला 25 यस सर। ऊपर तो आ जाएगा मेरे ख्याल से 1/6 और नीचे आ जाएगा 2/3 और इधर t अपॉन 100। तो ये t की वैल्यू आ गई भैया 100/4 यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हो गया थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वाला पार्ट। अब आते हैं इस चैप्टर का जो आखिरी और सबसे मेन पार्ट है, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं थर्मोमेट्री में, वो है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, तो वो मैं आपको कराऊंगा, पहले आप ये नोट कर लो। हो गया होगा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं देखिए यहाँ जो नॉर्मल हम बात कर रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन की, तो इसमें यूजुअली हम किसी सब्सटेंस को जब हम गर्म करते हैं तो वो सब्सटेंस एक्सपेंड करता है। यूजुअली कहा मैंने, कुछ एक्सेप्शनल केस आपको मिल जाएंगे, जैसे पॉलीथीन को अगर आप जलाओ, थर्मोकोल को जलाओ या गर्म करो, तो आपने देखा है वो पिघल के छोटा सा हो जाता है, श्रिंक कर जाता है। वो कुछ डिफरेंट केस है, उस तरह के केसेस हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है। जो श्रिंक करने वाली चीजें हैं वो दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, दैट्स ए डिफरेंट केस। हम जनरली बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, तो और वो सॉलिड लिक्विड गैसेस सबके लिए बात कर रहे हैं इन जनरल। तो ज्यादातर सब्सटेंस को जब हम गर्म करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो पहले के और तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है दोनों, और इनके बीच में एवरेज सेपरेशन R1 है, और ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट इस तरह से यहाँ पे हिल रहे हैं। ये भी अपनी मीन पोजीशन के अबाउट यहाँ हिल रहा है, लेकिन जब इनको एनर्जी मिलती है तो अब ये ज्यादा जोर से हिलना शुरू कर देते हैं, ऐसे करके इस तरह से, और विगरसली वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। तो एवरेज सेपरेशन दो मॉलिक्यूल के बीच में पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाता है, एवरेज सेपरेशन। और ऐसा किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल के लिए होता है। तो आप देखेंगे ओवरऑल जब हर दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस, आप कभी मॉर्निंग असेंबली में स्कूल में खड़े होते होंगे, कभी स्कूल वगैरह जैसे क्लास में जब गए होंगे स्कूल, तो आपने देखा होगा मॉर्निंग प्रेयर जब होती है, या कभी मॉर्निंग कहीं हॉस्टल वगैरह में रहे होंगे या पीटी वगैरह कराते होंगे, तो आपने देखा होगा जब हम खड़े होते हैं तो सबसे पहले कोई एक्सरसाइज कराना हो या मॉर्निंग प्रेयर के लिए कहा जाता है, तो जो आपके टीचर होते थे, पीटी टीचर वगैरह, वो क्या बोलते थे, एक एक हाथ का डिस्टेंस कर लो। तो आपने देखा होगा, अगर वो सीन याद आ रहा हो आपके माइंड में, अब तो स्कूल नहीं जाते होंगे, तो क्या होता था, जो प्रेयर में, जो असेंबली में हम खड़े होते थे जितनी जगह में, उसी जगह के कंपैरिजन में हम ज्यादा जगह घेर लेते हैं कि नहीं घेर लेते, एक एक हाथ का डिस्टेंस कर लेते हैं। पीटी मान लो कराई जा रही हो स्कूल में,
तो हम दोनों साइड में, क्योंकि हाथ पैर चलाने होते तो किसी दूसरे में चांटा वांटा ना लग जाए, तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं दोनों साइड में, आगे पीछे हर कोई अपने साइड में भी एक एक हाथ का डिस्टेंस करते हैं। तो क्या होता है, एक्सपेंड कर गए कि नहीं कर गए, ओवरऑल साइज क्या हो गया, बढ़ गया। तो जो हम पहले जगह कवर किए हुए थे उसके कंपैरिजन में अब हमने ज्यादा जगह कवर करी। ऐसा ही कुछ सब्सटेंस के साथ होता है कि मॉलिक्यूल में, कोई भी दो मॉलिक्यूल के बीच में एवरेज सेपरेशन बढ़ जाता है, एवरेज सेपरेशन बढ़ जाता है, और इसकी वजह से ओवरऑल सब्सटेंस क्या हो जाता है, एक्सपेंड कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है। अब सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किस में होगा, जाहिर सी बात है जिसमें सबसे वीक फोर्सेज होंगे, और सबसे वीक फोर्स किस में होते हैं, गैसेज में होते हैं। तो गैसेज में एक्सपेंशन सबसे ज्यादा होगा, और सबसे कम किस में होगा, फिर सबसे कम किस में होगा, सॉलिड में होगा, क्योंकि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। ठीक है, इसमें भी अगर यहाँ पे अगर हम देखें, आवाज आ रही है। अनुज तिवारी अपना माइक म्यूट करो। ठीक है, तो अब इसमें भी ट्रांसवर्स वाइब्रेशन जब होते हैं, जो नॉर्मल कारण है, उनमें एक्सपेंशन जो होता है वो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन की वजह से होता है। लेकिन जैसे कुछ रबर है, प्लास्टिक है, इस तरह के सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं गर्म करने पर, तो इसका कारण क्या होता है कि इनका जो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन है वो डोमिनेट करने लगते हैं ट्रांसवर्स वाइब्रेशन पे। ठीक है, तो वो केस हमको पढ़ना ही नहीं है, वो केस हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है, हमको इन जनरल जो मैंने बताया वो चीज हमको पढ़नी है। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन मैंने आपको थोड़ा समझा दिया, और इसमें मैंने बताया कि जो सब्सटेंस होते हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थर्मल एनर्जी गेन करते हैं, और इसकी वजह से इनका वाइब्रेशन बढ़ जाता है और एवरेज स्पेसिंग भी बढ़ जाती है। तो ये चाहे तो आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा। When a substance is heated, its molecule gain thermal. When a substance is heated, its molecules gain thermal energy, and therefore they vibrate more vigorously they vibrate more vigorously as more vigorously, इतना ही ठीक है, and thus average spacing between any two molecules increases, and thus overall a substance expands. ठीक है, intermolecular forces are weakest. Intermolecular forces are weakest in gases, therefore expansion of gases is maximum, while for solids it is
मिनिमम, सॉलिड के लिए ये मिनिमम होता है, ठीक है। अब इसमें तीन तरह के एक्सपेंशन हम देखते हैं, एक लीनियर एक्सपेंशन, एक एरिया एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और तीसरा वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, सॉलिड में तो तीनों तरह के एक्सपेंशन देखे जा सकते हैं क्योंकि वहां लेंथ, एरिया और वॉल्यूम तीनों स्पेसिफाइड होता है। लेकिन लिक्विड या गैसेस में वहाँ लीनियर या एरिया एक्सपेंशन जैसा कोई टर्म ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है, मैंने कहा ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है, तो वहाँ ज़्यादातर केस में आप वॉल्यूम एक्सपेंशन का केस ही देखेंगे, वॉल्यूम एक्सपेंशन का केस ही देखेंगे। तो चलिए एक एक करके वो समझते हैं। तो तीन तरह के एक्सपेंशन है यहाँ पर, एक आपका लीनियर एक्सपेंशन पहला, तो ये लीनियर एक्सपेंशन मेनली सॉलिड में ही होगा। और लीनियर एक्सपेंशन में जैसे मान के चलिए ये एक रॉड है, इसकी लंबाई L0 है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया तो रॉड की लेंथ हो गई L0 की जगह L और टेम्परेचर हो गया 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ जो रिलेशन है वो लीनियर ही है। और ध्यान रहे यहाँ लीनियर रिलेशन L इक्वल्स टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T लिख लो या T लिख लो, एक ही बात है एक ही बात है, क्योंकि T माइनस 0, डेल्टा T को T माइनस 0 लिखेंगे तो मैंने T ही लिख दिया है, तो ये आ गया। आप डेल्टा T भी लिख सकते हैं। फर्दर यहाँ से L अल्फा का भी फॉर्मूला बन सकता है और वो फॉर्मूला ये है L इक्वल्स टू L0 अल्फा T, या चाहो तो डेल्टा T भी लिख सकते हो। तो ये देखिए L माइनस L0 अपॉन L0, ये आ जाएगा अल्फा डेल्टा T। तो अल्फा की वैल्यू आ गई, ये जो L माइनस L0 है इसे मैं डेल्टा L लिख लेता हूँ और ये L0 और डेल्टा T। तो अल्फा का एक फॉर्मूला बन गया आपके पास। अब देखिए L डेल्टा L अपॉन L0 जो लिखा हुआ है, डेल्टा L अपॉन L0, ये क्या है? ये फ्रैक्शनल चेंज है कि नहीं? ये फ्रैक्शनल चेंज है कि नहीं? लेंथ में फ्रैक्शनल चेंज है कि नहीं? फ्रैक्शनल चेंज, डेल्टा L अपॉन L0 डेल्टा T फ्रैक्शनल चेंज है। तो हम अल्फा को कह सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो अल्फा को डिफाइन कर सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज, ये फ्रैक्शनल चेंज ये है डेल्टा L अपॉन L0, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट चेंज, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ये तो पहला हो गया। और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है और खासकर दूसरा है सुपरफिशियल या फिर एरिया एक्सपेंशन। सुपरफिशियल या एरिया एक्सपेंशन, तो इसमें जैसे कि ये कोई मान लीजिए डिस्क है और डिस्क का एरिया A0 है, टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर बढ़ाया तो ये एक्सपेंड कर गई थोड़ा और इसका एरिया हो गया A एट 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले जो लिखा था 1 प्लस बीटा डेल्टा T, ये फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं। और इसमें भी हम इसी तरह से डेल्टा A
अपॉन ए नॉट एक्सपेंड कर देंगे जो ऊपर बताया उसी तरह से। तो यहाँ से बीटा की डेफिनेशन भी लिखी जा सकती है। ठीक है, बीटा की डेफिनेशन, बीटा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। सो दैट विल बी डेल्टा ए अपॉन ए नॉट और डेल्टा टी। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और बीटा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट, बाकी एल नॉट क्या है वो फिगर में ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। एल नॉट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेंथ है, एल 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो दिस इज नॉट टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये आपका बीटा आ गया। तो बीटा भी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन हो गया। और यहाँ पर इसे हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल। बीटा की डेफिनेशन हो गई एक तरह से फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया, फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। सो और बीटा टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, इसी तरह से तीसरा है वॉल्यूम एक्सपेंशन। जैसा मैंने अभी बताया कि एरिया, लीनियर या वॉल्यूम एक्सपेंशन ये सॉलिड में तीनों देखने को तो मिलेंगे, सॉलिड में तीनों सॉलिड में देखने को मिलेंगे। लेकिन वॉल्यूम एक्सपेंशन लिक्विड और गैसेज में ही मेनली देखने को मिलेगा। यानी पहले दोनों आपको लिक्विड और गैसेज में नॉर्मली नहीं। ठीक है, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन में जैसे कि मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसका वॉल्यूम V नॉट है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर आपने बढ़ा के 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो ये सब्सटेंस की डायमेंशन बदल गई। ठीक है, इसका वॉल्यूम V हो गया। तो यहाँ लीनियर रिलेशन ही आता है और इसके लिए गामा हम यूज करते हैं और इसको भी आप लिख सकते हैं डेल्टा V अपॉन V नॉट गामा डेल्टा टी, जैसे ऊपर बताया था। तो गामा का फॉर्मूला बन जाएगा, ये बहुत काम की चीज बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके ऊपर और क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फिर आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। गैस के लिए भी लगा सकते हैं, ठीक है, और सॉलिड लिक्विड सब के लिए लगा सकते हैं, ये तो तीनों के लिए डिफाइंड है। तो इसको मैं कह सकता हूँ फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, और दिस गामा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट of volume expansion, temperature coefficient of volume expansion, fractional change in volume per unit change in temperature, right? ये आ गया। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने बता दिया, लिखा नहीं रहा हूँ, वॉल्यूम एक्सपेंशन तीनों में देखने को मिलेगा, बल्कि पहले वाले सॉलिड में ही देखने को मिलेंगे मेनली। अब इसमें एक रिलेशन है अल्फा बीटा गामा में, और ये रिलेशन आपने भी जरूर पढ़ा होगा, ये पूछा भी जाता है कभी कभी। अल्फा बीटा गामा 1:2:3 होता है। ध्यान रखना, ये रिलेशन हम बहुत फ्रीक्वेंट यूज करते हैं, लेकिन ये तभी, ये अप्रोक्सीमेट रिलेशन है, एग्जैक्ट रिलेशन नहीं होता, और वो भी स्मॉल टेम्परेचर चेंज पर। तो ये रिलेशन अप्रोक्स है, एग्जैक्ट नहीं है, किताबों में नहीं लिखा होता बट फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। अब इसमें कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में कि आपको गामा की जरूरत होती है और अल्फा दिया नहीं होता, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं गामा की वैल्यू 3 अल्फा और जो बीटा है इसकी वैल्यू 2 अल्फा होगी। लेकिन इसमें भी एक चीज है, ये जो रिलेशन मैंने लिखे हैं
ये आइसोट्रोपिक सब्सटेंस कहती है, फॉर आइसोट्रोपिक सब्सटेंस। ये चीज भी जाननी चाहिए। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि उस सब्सटेंस का एक्सपेंशन तीनों डायरेक्शन में, यानी लेंथ के अलोंग, विड्थ के अलोंग और हाइट के अलोंग एक जैसा अगर होता है तो ऐसे सब्सटेंस को आइसोट्रोपिक कहते हैं। लेकिन अगर एक जैसा नहीं होता तो ऐसे सब्सटेंस को एनिसोट्रोपिक कहते हैं, और फिर उसमें आपको अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग दिया होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए फॉर एनिसोट्रोपिक, बट फॉर एनिसोट्रोपिक सब्सटेंस, क्वेश्चन कभी अगर आ जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब सब्सटेंस क्या होते हैं, कौन से होते हैं, ये एग्जाम्पल की कोई जरूरत नहीं है, कोई थ्योरेटिकल एग्जाम्पल आप देने नहीं जा रहे हैं। और कभी कभी कोई क्वेश्चन मिल जाते हैं कि जिसमें एनिसोट्रोपिक टाइप का पूछ लेता है, तो वो मैं इसलिए बता रहा हूँ। वैसे नॉर्मली ये जो पहले मैंने लिखा है इसी पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन अगर कभी ऐसा हो तो वहां पर ये जो अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, अल्फा 3 है, ठीक है, ये क्या चीज है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। जैसे लेंथ के लिए इसका जो लीनियर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो अल्फा 1 है लेंथ के लिए, विड्थ के लिए अल्फा 2 है और हाइट के लिए अल्फा 3 है, और ये तीनों बराबर नहीं है। तो अगर आपको वहां गामा लिखना होगा तो गामा विल बी दिस, ठीक है, गामा विल बी दिस। और अगर ये एनिसोट्रोपिक नहीं है, आइसोट्रोपिक है, तो फिर तीनों अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 तीनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से फिर जब तीनों को ऐड करोगे तो वही रिलेशन ऊपर वाला 3 अल्फा जो मैंने लिखा है वही आ जाएगा, है ना। अब इसमें कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि जैसे दो डायरेक्शन में तो सेम और एक में डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए एक क्यूब का हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैं डायग्राम से बता रहा हूं आपको। इसमें ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है और ये अल्फा 3 है, साइड है ना, तो लीनियर एक्सपेंशन होगा। अब मान लो एक पॉसिबिलिटी, सपोज अल्फा 1 और अल्फा 2 बराबर है एंड दिस इज नॉट इक्वल टू अल्फा 3, तो फिर गामा की वैल्यू हम लिखेंगे 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 3। अल्फा 1 अल्फा 2 तो बराबर हो गए, लेकिन अल्फा 3 डिफरेंट है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन इस तरह के मिल सकते हैं, तो वहां आप इस तरह से इसको यूज करेंगे। एक चीज और मैं बताऊंगा अगली क्लास में, चलो डिस्कस करेंगे। लेट्स टेक ए ब्रेक, क्योंकि अगली क्लास भी होगी। तो अभी रुक रहा हूं मैं, किसी का कुछ रह गया हो तो आप देख लो, छूट गया हो तो अगली क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी इसमें काफी सारी चीजें हैं, अभी तो मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन कराऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। तो चलिए रुकते हैं। सर दोनों क्लास सर कंटिन्यूअस कर लिया होगा। यस सर। कंटिन्यूअस में फिर वही है, कुछ बच्चों के लिए ब्रेक वगैरह की जरूरत होती है।